जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े शहर, पकी ईंटें और सीधी सड़कें आती हैं। लेकिन ये कहानी वहां से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत बहुत पहले छोटे छोटे गांवों से होती है। आज जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो अचानक नहीं बनी थी। ये हजारों साल के धीरे धीरे हुए बदलाव का नतीजा थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा थीं। नदी हर साल बाढ़ लाती थी और बाढ़ से खेतों में उपजाऊ मिट्टी फैल जाती थी। लोग इसे समझ चुके थे। उन्होंने नदी के साथ जीना सीख लिया था। लेकिन शहर बसने से पहले यहाँ खेती करने वाले लोग रहते थे। इसका एक बड़ा सबूत है मेहरगढ़। यहाँ करीब 7000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं। लोग गेहूं और जौ उगाते थे, जानवर पालते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने स्थायी घर बनाने शुरू किए। यही शुरुआती कदम आगे चलकर एक बड़ी सभ्यता की नींव बने। सोचिए, एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, पास में खेत, कुछ लोग बैलों के साथ हल चला रहे हैं, महिलाएं अनाज साफ कर रही हैं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। जीवन आसान नहीं था, सब कुछ मौसम पर निर्भर था। बारिश कम हुई तो फसल कम, ज्यादा हुई तो बाढ़ का खतरा। फिर भी लोग टिके रहे। उन्होंने जमीन को समझा, पानी को पहचाना। समय के साथ गांव बड़े होने लगे, घरों की बनावट बदलने लगी। लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, कुछ लोग कारीगरी करने लगे। मिट्टी के बर्तन, मनके, औजार, काम का बंटवारा शुरू हुआ। इसका मतलब था कि समाज धीरे धीरे संगठित हो रहा था। ये बदलाव एक दो पीढ़ियों में नहीं आया, सदियां लगीं। हर पीढ़ी ने कुछ नया जोड़ा। खेती बेहतर हुई, भंडारण की व्यवस्था बनी। लोगों को समझ आया कि अगर अनाज बचाकर रखा जाए तो मुश्किल समय में काम आएगा। यही सोच आगे चलकर बड़े गोदामों और योजनाबद्ध शहरों तक पहुंची। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी असल में धैर्य की कहानी है। नदी किनारे बसने वाले साधारण लोगों की कहानी, जिन्होंने बिना शोर किए, बिना बड़े युद्धों के चुपचाप एक मजबूत आधार तैयार किया। आगे चलकर यही आधार दुनिया की सबसे व्यवस्थित प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनने वाला था। धीरे धीरे वही छोटे गांव अब बड़े शहरों में बदलने लगे। करीब 2600 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व रूप में दिखाई देने लगी। अब ये सिर्फ खेती करने वाले लोगों का समाज नहीं था। अब यहाँ योजनाबद्ध शहर थे, सीधी सड़कों वाले, पक्की ईंटों से बने मजबूत घरों वाले, और एक ऐसी व्यवस्था वाले जो आज भी हैरान करती है। सबसे प्रसिद्ध शहरों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल हैं। जब इनकी खुदाई हुई तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इनकी योजना। सड़कें एक दूसरे को सीधी रेखा में काटती थीं। गलियां संकरी लेकिन साफ सुथरी थीं। हर चीज में एक मापदंड दिखता है, जैसे किसी ने पहले से सोचकर नक्शा बनाया हो। इन शहरों के घर भी अलग तरह के थे। ज्यादातर घर पक्की ईंटों से बने थे। ईंटों का आकार लगभग हर जगह एक जैसा था। कई घर 2 मंजिला थे। अंदर आंगन होता था। कमरों के साथ छोटा सा स्नान घर भी बना होता था। खास बात यह कि हर घर से पानी की निकासी के लिए नालियां बनी थीं, जो बड़ी मुख्य नालियों से जुड़ती थीं। इतनी व्यवस्थित जल निकासी उस समय की दूसरी सभ्यताओं में कम ही देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक खास संरचना मिली है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। ये एक बड़ा स्नान कुंड था जिसके चारों तरफ सीढ़ियां थीं। पास में कमरे बने थे। माना जाता है कि यहाँ किसी खास धार्मिक या सामूहिक स्नान का आयोजन होता होगा। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, ये शायद सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। शहरों में एक ऊंचा भाग भी होता था जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था। यहाँ बड़े भवन, गोदाम और सार्वजनिक संरचनाएं मिलती हैं। नीचे के हिस्से में आम लोग रहते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहीं भी भव्य महल या किसी विशाल राजा का मकान नहीं मिला। इससे लगता है कि यहाँ की व्यवस्था कुछ अलग तरह की थी, शायद अधिक सामूहिक, अधिक संतुलित। कल्पना कीजिए, एक सुबह का दृश्य। सूरज की रोशनी ईंटों की दीवारों पर पड़ रही है। कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन में पानी छिड़क रहा है। नाली में पानी धीरे धीरे बह रहा है। सड़क पर एक कारीगर अपने सामान के साथ जा रहा है। सब कुछ शांत है, लेकिन पूरी तरह व्यवस्थित। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये सोच का नतीजा थे। अनुशासन, योजना और सामूहिक जिम्मेदारी का नतीजा। यही वो समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। जब हम इन शहरों के खंडहर देखते हैं तो हमें ईंटें और दीवारें दिखाई देती हैं,
लेकिन असली कहानी उन लोगों की है जो यहाँ रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इमारतों की सभ्यता नहीं थी, ये लोगों की सभ्यता थी। उनके रोजमर्रा के जीवन में ही इसकी असली पहचान छिपी है। सुबह का समय सोचिए, घर के आंगन में एक महिला पत्थर की चक्की पर गेहूं पीस रही है। पास में मिट्टी के बर्तनों में अनाज रखा है। पुरुष खेत की ओर जा रहा है या अपनी कार्यशाला खोल रहा है। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। जीवन साधारण है, लेकिन बिखरा हुआ नहीं। हर किसी का काम तय है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, तिल और शायद चावल भी उगाते थे। खजूर खाते थे, मछली पकड़ते थे। कुछ लोग पशुपालन करते थे। खाने में सादगी थी, लेकिन विविधता भी थी। मिट्टी के बर्तनों में पकाया हुआ खाना शायद खुले आंगन में परिवार के साथ खाया जाता होगा। कपड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले कपास का इस्तेमाल यहीं से मिलता है। सूती कपड़े हल्के थे और मौसम के अनुसार भी। पुरुष शायद कमर के नीचे वस्त्र बांधते थे, महिलाएं आभूषण पहनती थीं। खुदाई में मनकों की माला, चूड़ियां और धातु के गहने मिले हैं। इससे पता चलता है कि सजने संवरने की चाह भी थी। कला भी उनके जीवन का हिस्सा थी। कांस्य की बनी एक छोटी सी मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, बहुत मशहूर है। वो आत्मविश्वास से खड़ी है, जैसे अपने समय की कहानी खुद कह रही हो। एक और मूर्ति है जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है। उसका चेहरा शांत है, आंखों में गहराई है। ये मूर्तियां बताती हैं कि कला सिर्फ शौक नहीं थी, पहचान थी। धर्म के बारे में पूरी तरह साफ जानकारी नहीं है। मातृ देवी जैसी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। कुछ मोहरों पर एक ऐसी आकृति है जिसे कुछ लोग शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। पेड़, पशु और प्रकृति के प्रतीक भी मिलते हैं। शायद उनका विश्वास प्रकृति से गहराई से जुड़ा था। सबसे बड़ा रहस्य उनकी लिपि है। छोटी छोटी मोहरों पर बने चिन्ह आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। करीब 400 से ज्यादा संकेत हैं। सोचिए कितनी बातें लिखी गई होंगी जो आज भी चुप हैं। इन लोगों का जीवन शोर शराबे से दूर था। न कोई विशाल युद्ध के चित्र, न किसी बड़े विजेता की कहानी। बस रोज का काम, परिवार, विश्वास और संतुलित जीवन। यही सादगी इस सभ्यता को खास बनाती है। ये सभ्यता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध दूर दूर की जगहों से था। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग सिर्फ किसान या कारीगर ही नहीं, व्यापारी भी थे। खेती इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ खेतों को उपजाऊ बनाती थी। गेहूं और जौ की अच्छी पैदावार होती थी। अतिरिक्त अनाज को बड़े भंडारों में रखा जाता था। ये दिखाता है कि लोग भविष्य के बारे में सोचते थे। सूखा या खराब मौसम आए तो भी जीवन चलता रहे। कारीगरी भी बहुत विकसित थी। मन के बनाने वाले कारीगर पत्थर को महीन आकार देते थे। तांबे और कांसे के औजार बनते थे। मिट्टी के बर्तन सुंदर और मजबूत होते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वजन और माप की एक जैसी प्रणाली पूरे क्षेत्र में मिलती है। छोटे छोटे पत्थर के बाट लगभग एक समान आकार के। इससे लगता है कि व्यापार में ईमानदारी और एकरूपता जरूरी थी। समुद्री व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। गुजरात के लोथल में एक संरचना मिली है जिसे कई विद्वान गोदी या डॉकयार्ड मानते हैं। यहाँ से सामान नावों के जरिए बाहर भेजा जाता होगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम मिलता है, जिसे कई इतिहासकार सिंधु क्षेत्र से जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि हजारों किलोमीटर दूर तक संपर्क था। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी व्यवस्था को कौन संभालता था? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कहीं भी किसी बड़े राजा का महल नहीं मिला, ना ही विशाल मूर्तियां जैसा मिस्र में दिखता है। इससे कई विद्वान मानते हैं कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अलग तरह की थी। शायद व्यापारियों और प्रशासनिक समूहों का मिला-जुला नेतृत्व रहा हो। सैन्य शक्ति के भी स्पष्ट प्रमाण कम मिलते हैं। हथियार जरूर मिले हैं, लेकिन युद्ध के बड़े दृश्य या भारी किलेबंदी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं हुआ होगा, लेकिन शायद ये समाज शक्ति दिखाने से ज्यादा व्यवस्था पर भरोसा करता था। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी सुबह अपने गोदाम में खड़ा है। सामने बंधे हुए कपास के गट्ठर, मनकों के थैले, धातु के औजार, नाव किनारे तैयार है। वो जानता है कि ये सामान दूर देश जाएगा। शायद उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका ये छोटा सा लेन देन इतिहास में एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा है। यही इस सभ्यता की असली ताकत थी। समय के साथ हर सभ्यता एक मोड़ पर पहुंचती है। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में बदलाव दिखने लगते हैं। बड़े शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। पकी ईंटों की इमारतें टूटने लगी। व्यापार कम होने लगा। वही जगहें जो कभी व्यवस्थित और जीवंत थीं, धीरे धीरे शांत हो गईं।
सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? एक समय ये माना गया कि बाहर से आए आर्यों ने हमला किया और सभ्यता को नष्ट कर दिया। इस विचार को मॉर्टिमर व्हीलर ने आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद के शोध में इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले। बड़े पैमाने पर युद्ध या विनाश के संकेत साफ तौर पर दिखाई नहीं देते। इसलिए आज अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। दूसरा विचार जलवायु परिवर्तन का है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नदियों का रास्ता बदला। घग्घर, हकरा जैसी नदियां सूखने लगीं। जब पानी कम हुआ तो खेती पर असर पड़ा। शहरों को बनाए रखना मुश्किल होने लगा। लोग छोटे गांवों की ओर लौट गए। यानी अचानक अंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलाव। कुछ विद्वान आर्थिक कारणों पर भी जोर देते हैं। अगर दूर देशों से व्यापार कम हुआ होगा तो शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई होगी। मानकीकृत व्यवस्था टूटने लगी होगी। शायद प्रशासनिक ढांचा भी कमजोर हुआ हो। लेकिन सच ये है कि हमारे पास पूरी कहानी नहीं है। बहुत कुछ अभी भी अनुमान पर आधारित है। फिर भी ये कहना गलत होगा कि ये सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। इसके कई तत्व आगे की संस्कृतियों में दिखाई देते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा, कुछ प्रतीक, कृषि पद्धतियां, सब अचानक गायब नहीं हुए। हो सकता है लोगों ने बस अपने रहने का तरीका बदला हो, शहर छोड़कर गांवों में बस गए हों। आज जब हम इन खंडहरों को देखते हैं तो ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं लगती, ये एक चेतावनी भी है। प्रकृति के साथ संतुलन कितना जरूरी है, ये यहाँ साफ दिखता है। जल प्रबंधन, स्वच्छता और योजना, ये बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। कल्पना कीजिए, कभी जिन सड़कों पर लोग चलते थे, आज वहां सन्नाटा है। हवा चलती है और टूटी ईंटों के बीच से गुजरती है। लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं है, इसमें एक सीख छिपी है। सभ्यता की असली ताकत सिर्फ उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी समझ में होती है। और शायद यही समझ आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी विरासत है।